ठीक है, लेक्चर नंबर 9 है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो सभी हेडिंग डाल लो बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, हेडिंग डाल लो सब। विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है। ये क्या होती है, देखो चित्र से हम समझेंगे हर चीज, हमें डायग्राम से ही अच्छी समझ में आती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो बहुत अच्छा डायग्राम है, सब बच्चे बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये मान लो तरंग के संचरण की दिशा है, इधर तरंग चल रही है, ठीक है, और इधर इसका एम्पलीट्यूड है y अक्ष और ये x अक्ष, ठीक है। जब तरंग चलती है तो इस तरह से तरंग चलती है, देखो जैसे किसी तार में करंट दौड़ती है ना, तो उसमें चलने का जो उसका तरीका है वो ऐसे चलती है, ठीक है, इस तरह से। और उसमें दो तरंगें चलती हैं, एक विद्युत क्षेत्र की, एक चुंबकीय क्षेत्र की। जैसे कोई भी वायर है और उसमें उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा यदि चल रही है, उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का मतलब बोलता है हाई वोल्टेज की विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही हो किसी तार में, तो उसमें इस तरह से तरंगें चलती हैं। और एक तरंग और चलती है जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, ये तो विद्युत क्षेत्र का बन रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। कई बुकों में अलग अलग तरह के तरीके से ये तरंग दी हुई है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये है मान लो चुंबकीय क्षेत्र, और ये है विद्युत क्षेत्र, ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, आप कभी देखा होगा, आपने प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते इस चीज का, लेकिन कभी कभी देखा होगा कि किसी तार में जब करंट दौड़ती है तो अपन कहते हैं कि दूर रहना बड़ी लाइन है। मतलब उसमें क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, खींचती है वो। जैसे आप 1 मीटर के दायरे में जाओगे तो आप बिना तार को टच किए वो ऑटोमेटिक तुम्हें खींच लेगी, यानी इसके अंदर क्या बनता होगा, चुंबकीय क्षेत्र, तभी तो दूर से खींच लेती है। ये छोटी मोटी जो लाइट होती है लाइन, ये नहीं खींच पाती क्योंकि इसमें उच्च आवृत्ति नहीं होती, आवृत्ति बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब फैलाव बहुत ज्यादा चाहिए। तो उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और विद्युत धारा चल रही है तो विद्युत क्षेत्र तो उसमें बनता ही है। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों इसमें क्या करते हैं, दोलन करते हैं। दोलन जानते हो, दोलन होता है ऐसे, इनको दोलन कहते हैं। तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये कब उत्पन्न होंगे, जब किसी तार में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, तब वो धारा कैसे चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। किसमें चलती है, तरंगों के रूप में चलती है। ये कहा था जेसी मैक्सवेल ने, ये एक वैज्ञानिक थे, जेसी मैक्सवेल, ये वैज्ञानिक थे जेसी मैक्सवेल। इन्होंने प्रैक्टिकल किया और 1864 में किया था इन्होंने ये प्रैक्टिकल, 1864 में किया था। और कहा था कि विकिरणों के संबंध में एक नियम है कि किसी उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, एसी, एसी करंट। एक होता है डायरेक्ट करंट डीसी जो कि बैटरी से मिलता है, एक होता है अल्टरनेटिव करंट जो हमें ट्रांसफार्मर सीधे हमारे घरों में दो जो 220 वोल्ट आता है, 240 220, वो होता है एसी करंट। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, हिंदी में बोलते हैं उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा। तो जब किसी उच्च आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट में से विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि धारा में से ऊर्जा निकलती है, जब धारा चलेगी तो उसमें से कुछ ऊर्जा निकलती है,
जो ऊर्जा निकलती है वो तरंग के रूप में होती है, एक प्रकार की तरंग के रूप में होती है, जो एक प्रकार की प्रकाश, जैसे प्रकाश चलता है ना वैसे ही तरंग के रूप में होती है, जिसे जिसे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होते हैं, ये दोलन के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि रेडियो तरंग, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग है, अवरक्त किरणें, ठीक है, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश। मैंने कहा था प्रकाश भी जब आता है तो वो भी ऐसे ही तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। ये समझ में आया बच्चों? विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, नाम ही है उसका, विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन था विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो जिस क्षेत्र में विद्युत और चुम्बकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उसे कहेंगे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, ठीक है। तो किसी उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा में से विकिरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जो एक प्रकार की तरंग के समान होती है, और इसका वेग भी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग जानते हो कितना होता है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतना ही होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। ये प्रकाश का वेग, ये वेग बहुत होता है, लेकिन करंट का वेग भी कम नहीं होता। आप यदि यहाँ तार टच करो और 10 किलोमीटर दूर खड़े हो जाओ तो आप यहाँ टच कर पाओगे, बस उतनी देर में वहाँ करंट पहुंच जाती है, क्योंकि विद्युत धारा किसके माध्यम से चलती है, हमेशा इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से चलती है। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ, तो ये चित्र सबने बना लिया। तुम्हारे नोट्स में कुछ अलग टाइप का दिया हुआ, तुम ऐसा बनाना, ठीक है। कैसा बनाओगे, जो अभी मैंने बनवाया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिखो, निम्न को परिभाषित करो। हमें कुछ परिभाषाएं लिखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परिभाषाएं पेपर में आती हैं, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा लिखनी है हमें तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, और दूसरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। और दूसरा है, दूसरी हमें पढ़नी है आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तीसरी हमें पढ़नी है तरंग संख्या, तरंग संख्या। और चौथी हमें पढ़नी है, पहली हो गई, तीसरी वेग पढ़ लो, वेग, वेग, चौथी तरंग संख्या, और पांचवी पढ़ लो तरंग का कालखंड या आयाम, आयाम पढ़ लो, आयाम, आयाम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड। और छठवीं है तरंग का कालखंड, तरंग का कालखंड, ये सभी पढ़नी है, सबकी इंग्लिश बता दूंगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लो तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी तीन आ जाती हैं, ठीक है, तीन या चार आ जाती हैं। वेवलेंथ, ठीक है। इसको करने के लिए आपको थोड़ी डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी, बिना डायग्राम के ये भी समझ में नहीं आएगी। डायग्राम क्या है, जब तरंग दैर्ध्य पढ़ रहे हैं तो तरंगें ही होंगी कुछ, तरंग दैर्ध्य, ठीक है।
समझ में आ गया इतना? अब देखो, इसमें इनको बोलते हैं उच्छिष्ट बिंदु। बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं इनको? उच्छिष्ट बिंदु। उच्छिष्ट बिंदु। और इनको बोलते हैं, ये वाले नीचे वाले, निम्निष्ट बिंदु। निम्निष्ट बिंदु। और इस चीज को बोलते हैं आयाम। ये जो है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं आयाम। ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे आयाम, ठीक है, जितने भी हैं ये सब आयाम है। एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं इनको? ए से रिप्रेजेंट करते हैं सबको, आयाम, एम्पलीट्यूड। और इन दोनों के बीच की दूरी, उच्छिष्ट बिंदुओं के बीच की दूरी लैम्डा, लैम्डा, और इसी लैम्डा को हम बोलते हैं वेवलेंथ। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, यही है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, या इसको भी बोल सकते हैं, ये दूरी भी क्या है? बराबर होगी लैम्डा। तरंग दैर्घ्य, ये तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ। इस डायग्राम में मैंने सब कुछ बना दिया। ये तरंग का एक डायग्राम है, नॉर्मल तरंगे इस टाइप से चलती हैं ऊपर नीचे। ये मैंने सिर्फ विद्युत क्षेत्र बनाया है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी अपन बना सकते थे। अब देखना ये डेफिनेशन कितनी सिंपल हो जाएगी। अदरवाइज मैं ये चित्र ना बनाता तो तुम्हें ये 5 की 6 की 6 डेफिनेशन याद करनी पड़ती, रटनी पड़ती, लेकिन अब तुम्हें एक भी डेफिनेशन नहीं रटनी पड़ेगी, वो पेपर में भी आती है। देखो इसकी डेफिनेशन खुद तुम बना लोगे। किसी तरंग के दो निकटतम शिखर बिंदु, ये शिखर बिंदु है, इनको उच्छिष्ट बिंदु भी बोलते हैं और शिखर बिंदु भी बोलते हैं। शिखर माने चोटी, शिखर बिंदु पढ़ा होगा 10th में। शिखर, शिखर माने बच्चों चोटी। तो किसी तरंग के दो निकटतम, निकटतम का मतलब कह रहा है कि या तो ये और ये, या फिर ये और ये। ऐसा नहीं हुआ कि एक ये और एक ये, निकटतम ये दोनों भी हो सकते थे, ये ऊपर तरंग बनेगी। या फिर किसी तरंग के दो निकटतम शिखर बिंदु या निम्निष्ट बिंदु, निम्निष्ट बिंदु ये रहे निकटतम, निम्निष्ट बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बोलो बच्चों, समझ में आई डेफिनेशन? किसी तरंग के दो निकटतम शिखर बिंदु या निम्निष्ट बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। बताओ जल्दी से, कमेंट में बताओ। हाँ, कमेंट कर दिया करो ना, तुरंत हाथ चलाओ, जिससे मुझे पता चले कि हाँ सुन रहे हो। नीरज ने किया, चंद्रभान, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग इस तरह से एक्टिव रहा करो, जिससे मुझे पता चले। ओके, तुरंत भेज दिया करो, मुझे तो दिख जाते हो ना। तो ये डेफिनेशन तो तुम्हें याद नहीं करनी पड़ी, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ की। किसी तरंग के दो निकटतम उच्छिष्ट बिंदु, शिखर बिंदु भी कह सकते हैं, के बीच की दूरी, या फिर निम्निष्ट बिंदु, ये दोनों क्या है? निम्निष्ट बिंदु, निम्निष्ट बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई मीटर में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, और एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ये तुमने पहली बार सुनी होगी। एंगस्ट्रॉम, ए पे ऊपर जीरो सा लगा देते हैं, इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, नैनोमीटर में माप सकते हैं, एन, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में माप सकते हैं।
और ये संबंध है, इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और ये बराबर होता है 10⁻⁻1 नैनोमीटर। ये क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि जैसे तुमने ये भी तो कभी याद किया होगा कि 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, किए हैं कि नहीं? ऐसे ही 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब एंगस्ट्रॉम यूनिट बहुत ही छोटी इकाइयों को मापने के लिए उपयोग की जाती है। आप खुद समझो, 10⁻⁻10 है, इसका मतलब ये बहुत छोटी चीज है, बहुत ही छोटी इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम 1 लिख दिया, मतलब ये बहुत ही, एंगस्ट्रॉम का जो पदार्थ होता है वो दिखता नहीं है, बहुत ही छोटा होता है, आंखें उसे नहीं पढ़ सकती, देख नहीं सकती, माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है एंगस्ट्रॉम वाले किसी पदार्थ का आकार। ठीक है, बहुत छोटा होता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया ये? चलो अब हेडिंग डाल लो सेकंड वाली, आवृत्ति। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसको हम वैसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू जानते हो? इसे न्यू होता है ऐसा, देखो V बनाओ और V के ये दोनों डंडों को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, तो ये क्या बन गया? न्यू। ठीक है, तो ये आवृत्ति होती क्या है? देखो, आवृत्ति होती है किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। जैसे एक तरंग है यहाँ से, और यहाँ पे ये तरंग कंप्लीट हो गई कि नहीं, यहाँ से चली और यहाँ खत्म हुई, एक तरंग कंप्लीट हो गई, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, यानी कि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है, यानी कि उत्पन्न कंपन, एक्चुअली में ये क्या है? कंपन है, ऐसे फ्लक्चुएट होता है। तुमने देखा होगा कोई तार वार की जो लाइन डलती है उसमें ऐसे ऐंठी लगी होती है तारों में, क्यों? क्योंकि तार में होते हैं कंपन। यदि ऐंठी नहीं लगाएंगे, अलग अलग तार रहेंगे, तो वो तार वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और कुछ ही दिन में वो टूट जाएंगे। लेकिन जब उसमें ऐंठी लगा देंगे ऐसे तार को बिल्कुल, तो वो चिपके हुए रहते हैं। अब उनमें वाइब्रेशन होता है तो तार खुलता नहीं है, यानी कि एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो देखो, आवृत्ति की डेफिनेशन, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। किसी भी तरंग द्वारा, सब लिखो, किसी तरंग द्वारा, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को, 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों, 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को, उत्पन्न कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। संख्या को आवृत्ति कहते हैं। देखो फिर से समझो, किसी तरंग द्वारा, ये तरंग यहाँ से 1 सेकंड में उत्पन्न कंपन, यानी कि 1 सेकंड में हो सकता है ऐसे ऐसे 4 कंपन कर जाए, यहाँ से तरंग यहाँ 1 सेकंड में। क्योंकि आप सोचो, यदि ये तरंग जल्दी नहीं चलती तो लाइट जल्दी कैसे पहुंच जाती है? यानी ये तरंग बहुत गति से चलती है, जैसे रेडियो की तरंगें हैं, वहां से यहाँ, जैसे दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के सिग्नल छोड़े जाते हैं और यहाँ तक आने होने ज्यादा समय नहीं लगता। तभी तो बीच में आपने देखा होगा, कभी रेडियो खराब नहीं होगा, उसकी आवाज फ्लक्चुएट नहीं करेगी, बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहती, क्योंकि 1 सेकंड में ये कई कंपन कर जाती है। ये तरंग बहुत जल्दी चलती है ना? तो क्या हो गई डेफिनेशन? किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में ये तरंग कितने कंपन करती है? जैसे 1 2 3 4, इस तरह से। अब मेरी उंगली तो धीरे ही चलेगी, लेकिन तरंग तो बहुत जल्दी चलती है। 1 सेकंड में ये कितनी बार ऐसे कंपन कर जाती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसी को हम बोलते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आप देखते नहीं हो,
ऑल इंडिया रेडियो चल रहा है इतने मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर, बोलता होगा मेगा हर्ट्ज, यानी मेगा हर्ट्ज में भी माप सकते हैं, हर्ट्ज में भी माप सकते हैं, पर सेकंड में भी माप सकते हैं इसे। ठीक है, इसको मापने की 3 इकाइयां हैं। ऐसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, सी का मतलब साइकिल पर सेकंड। एक साइकिल पर सेकंड का मतलब होता है एक हर्ट्ज, हर्ट्ज की इकाई होती है एचजेड। इसको मैं लिख देता हूं, चलो, साइकिल पर सेकंड, और इसको बोलते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज। और या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक सेकंड इनवर्स। देखो साइकिल पर सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स में भी माप सकते हैं। अच्छा, 1 किलो हर्ट्ज बराबर, बताओ कितने हर्ट्ज होते होंगे, बताओ बच्चों। किलो, किलो का मतलब होता है 1000, वो हर्ट्ज तो है ही। तो 1 किलो में, 1 किलो हर्ट्ज में कितने, 1000 हर्ट्ज। जैसे मैं कहूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, बताना बच्चों कमेंट में। 1 किलो में कितनी चीज है, कितने ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। ऐसे ही 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं। एक चीज और याद रखनी है, 1 मेगा हर्ट्ज में होते हैं 10⁻⁶ हर्ट्ज। ठीक है, ये भी तुम्हें याद रखनी है, क्योंकि याद रखने वाली चीजें जो है मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। मेगा हर्ट्ज में 10⁻⁶ हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज। ये भी तो तुमने याद ही किया था। मैं तुमसे कहूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो आप जानते हो सब 10। मैं कहूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आप जानते हो 100। ऐसे ही 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज और 1 मेगा हर्ट्ज में 10⁻⁶ हर्ट्ज होते हैं। बोलो आवृत्ति बिल्कुल समझ में आ गई पूरी? क्लियर? ओके, हाँ लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, एक्टिव रहो, बहुत फास्ट चला करो। बेग, अगली हेडिंग है वेलोसिटी, थर्ड हेडिंग डाल लो सब, बेग, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, बेग तो आप जानते हो सी या वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेग क्या होता है आप सब जानते हो, 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को उसका बेग कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को, चली गई दूरी को बेग कहते हैं। 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को उसका बेग कहते हैं। क्लियर बच्चों? 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को उसका बेग कहते हैं। अरे आप जानते ही होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को एक निश्चित समय अंतराल में चली गई दूरी को उसका बेग कहते हैं। ऐसे ही एक निश्चित समय अंतराल मैंने क्या ले लिया, 1 सेकंड, 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को उसका बेग कहते हैं। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बेग को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया। सी बराबर जो तरंग का वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये वेग होता है तरंग। ठीक है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है। और एक संबंध निकाला था प्रयोगों द्वारा, वो था लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य, कॉमा आवृत्ति तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, कॉमा आवृत्ति न्यू, न्यू, तथा बेग, तथा बेग सी में संबंध। वो संबंध सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। सी बराबर किसी भी तरंग का वेग निकालना है तो न्यू और लैम्डा, मतलब हमेशा आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर बोलो? किसी भी तरंग का वेग उसकी आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है। यदि आप आवृत्ति नहीं छोड़ते हो तो उसका वेग कम होगा। आवृत्ति ज्यादा नहीं छोड़ोगे, जैसे कहीं से रेडियो की कभी कभी सिग्नल नहीं मिलते
तो वो खर खर की आवाज आती है, इसका मतलब वहां से प्रॉपर तरंगे नहीं आ रही हैं। प्रॉपर तरंगे मतलब उस जितनी स्पीड से उनको आना चाहिए उतनी स्पीड से वो नहीं आ रही हैं, और जब वो तरंगे उतनी स्पीड से नहीं आएंगी तो अपन क्या कहते हैं, उसकी आवृत्ति सही नहीं छोड़ी गई है। तो आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य के गुणनफल को उसका वेग कहते हैं। ये संबंध लिख लो, क्योंकि ये संबंध पे न्यूमेरिकल आते हैं, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल उसके करवाऊंगा। ठीक है, अब मैं हटा रहा हूं। अब फोर्थ पॉइंट हेडिंग डाल लो, तरंग संख्या। तरंग संख्या, इसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार का मतलब आप जानते हो, जब किसी चीज पे ऊपर एक डंडा लग जाए तो उसे बार बोलते हैं। जो हो गया न्यू और ऊपर लगा है बार, तो न्यू बार, यानी कि इसको हम तरंग संख्या को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके इंग्लिश लिख सकते हो वेव नंबर। वेव नंबर, जैसे वेवलेंथ थी ना, सेम वैसी ही तरंग संख्या है। ठीक है, केवल थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। अंतर क्या है, हमेशा तरंग संख्या तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होती है। तरंग संख्या किसका व्युत्क्रम है, तरंग दैर्ध्य का। जैसे ये तरंग दैर्ध्य तरंग की, माने तरंग दैर्ध्य यदि 5 है तो उसकी तरंग संख्या कितनी होगी, 1/5। तरंग दैर्ध्य यदि 3 है तो उसकी तरंग संख्या कितनी होगी, 1/3। अच्छा, यदि मैं तरंग दैर्ध्य को किस किस में मापना जानता हूँ, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम यूनिट और नैनोमीटर में, तो बताओ इस तरंग संख्या को मैं किस में माप सकता हूँ, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स और नैनोमीटर इनवर्स। इनवर्स क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को ही तो हम तरंग संख्या कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब यदि वो 4 है तो ये कितनी होगी, 1/4। जैसे मैंने तुमसे कही लैम्डा बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो मुझे तरंग संख्या बताओ, तो आप लिखोगे न्यू बार बराबर 1/लैम्डा, और 1/लैम्डा की जगह 4 सेंटीमीटर, तो 1/4 सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओगे तो सेंटीमीटर इनवर्स। हमेशा इसकी इकाई किस में आएगी बच्चों, इनवर्स में आएगी। क्लियर। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सेंटीमीटर या मीटर में व्यक्त तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को सेंटीमीटर या मीटर में व्यक्त तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। सेंटीमीटर मीटर में व्यक्त तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं, इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई, इकाई बताओ किसमें होगी, यदि मैं तरंग दैर्ध्य को सेंटीमीटर और मीटर में रिप्रेजेंट करता हूं तो तरंग संख्या की इकाई बताओ। अरे इनवर्स में होगी, और किस में होगी, जब उसको मीटर और सेंटीमीटर में माप रहा हूं तो इसकी क्या होगी, मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो अगला हेडिंग डाल लो, आयाम। पांचवा, आयाम, और आयाम को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने सारे आयाम है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, इसी से बन जाएगी डेफिनेशन। किसी तरंग के शिखर बिंदु की ऊंचाई, ये कौन सा बिंदु है, शिखर बिंदु या फिर उच्चिष्ट बिंदु। किसी तरंग के शिखर बिंदु, ध्यान से देखा करो, किसी तरंग, ये तरंग है, किसी तरंग के शिखर बिंदु की ऊंचाई, बिल्कुल चोटी पहाड़ की शिखर बिंदु की ऊंचाई
और निम्नस्थ बिंदु की गहराई को, निम्नस्थ बिंदु की गहराई कहाँ है, ये रही निम्नस्थ बिंदु की गहराई, जो उच्चिष्ट बिंदु की ऊंचाई और ये निम्नस्थ बिंदु की गहराई को तरंग संख्या कहते हैं। चलिए तो ठीक है, आयाम की डेफिनेशन एक बार बोलो अपने मन में ही। किसी तरंग के शिखर बिंदु की ऊंचाई और निम्नस्थ बिंदु की गहराई को उसकी तरंग संख्या कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गई। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, ए स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आती है लास्ट डेफिनेशन है 6, तरंग का कालखंड। नाम से ही समझो, तरंग का काल, काल माने खत्म, खंड एक खंड। तरंग कभी तो खत्म होती होगी, जब तरंग खत्म होती है उसी को कहेंगे, क्या कहेंगे कि काल आ गया, काल है ये, खंड उसका बन गया ये। ठीक है, एक तरंग को पूर्ण होने में लगे समय को तरंग का कालखंड कहते हैं। एक तरंग को पूर्ण होने में, जैसे यहां से यहां तक जाने में एक तरंग बन गई, इस तरंग को यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगेगा इस खंड में, उसी को हम बोलेंगे तरंग का काल खंड। क्लियर, एक तरंग को पूर्ण होने में लगे समय को तरंग का कालखंड कहते हैं। इसे टी से, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो समझ में आई है डेफिनेशन? ठीक है, एक बार और समझ लो। चलो, सबसे पहले हमें डेफिनेशन बनानी थी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ की। तो ध्यान से देखो, वेवलेंथ की डेफिनेशन कहां से बनेगी? किसी तरंग के दो निकटतम शिखर बिंदुओं के बीच की दूरी या निम्नस्थ बिंदुओं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन थी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में तरंग द्वारा उत्पन्न कंपनों की संख्या। एक सेकंड में कितनी बार ये कंपन कर जाते हैं ऐसे, 1 2 3, तो एक सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? न्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई क्या होती है? साइकिल पर सेकंड, या हर्ट्ज, या किलो हर्ट्ज, या फिर मेगा हर्ट्ज। इनमें तीनों में हम संबंध जानते हैं, या फिर सेकंड इनवर्स। ये तीनों चीज तो एक ही है, साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स, तीनों एक ही है, ये दोनों है इसी की इकाई। फिर आती है तीसरी, वेग। तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। प्रयोगों द्वारा सी का मान कितना निकला है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर आता है एक संबंध, सी बराबर न्यू लैम्डा, यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के गुणनफल को उसका वेग कहते हैं। फिर आता है तरंग संख्या, वेव नंबर। तरंग संख्या क्या होती है? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम को तरंग संख्या कहते हैं। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? जो तरंग दैर्घ्य की इकाइयां थी उन सब में क्या लग जाएगा? इनवर्स लग जाएगा। फिर आता आयाम, किसी तरंग के शिखर बिंदु की ऊंचाई और निम्नस्थ बिंदु की गहराई को उसका आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है तरंग का कालखंड, यानी कि कालखंड का मतलब होता है कि एक सेकंड में तरंग कब खत्म हो रही है। जैसे एक तरंग को पूर्ण होने में लगे समय को उसका कालखंड कहते हैं। माने तरंग यहां से यहां जाएगी तो कभी तो खत्म होगी, तो जो वो खत्म होती है जितने समय में, वो उसका कालखंड होता है। हो सकता है 1 सेकंड में, हो सकता है आधी सेकंड में हो। यानी कि किसी तरंग को खत्म होने में, समाप्त होने में, पूर्ण होने में जो समय लगता है उसे तरंग का कालखंड कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ क्या सबको? अच्छा, एक तरंग संख्या का फॉर्मूला और बना लो। जो तरंग संख्या लिखी थी अपन ने, इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, वो और बता देता हूँ। देखो क्या होता है, न्यू बार बराबर क्या होता है बच्चों? 1/लैम्डा। तरंग संख्या क्या होती है? तरंग संख्या क्या होती है? लैम्डा का व्युत्क्रम होती है। और लैम्डा का मान यहाँ से निकाल लो, इसमें से लैम्डा बराबर C/न्यू। तो यहाँ पे मान रख दो
1/c अपॉन न्यू, न्यू कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो न्यू अपॉन सी। तो एक फॉर्मूला बन गया न्यू बार बराबर 1/λ बराबर न्यू अपॉन सी। क्लियर हो गया ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आते हैं। हो सकता है न्यू और लैम्डा पे पूछ ले तो तुम्हें न्यू दे दे लैम्डा पूछे, या लैम्डा दे दे न्यू बार पूछे। हो सकता है इस पे आ जाए 1/λ न्यू अपॉन सी। सी हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। न्यू देगा लैम्डा पूछ लेगा। ठीक है, हो सकता है न्यू बराबर न्यू अपॉन सी पे आ जाए, न्यू बार दे देगा या ये दे देगा, ये हम जानते हैं तो निकलवा देगा। इन्हीं फॉर्मूले पे मतलब इधर उधर से करके वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल में तुम्हें कल कराऊंगा। चलिए।